लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 12 का फिजिक्स का स्टार्ट किए थे, जिसमें कि कुछ इंट्रोडक्शन के अलावा उसमें चार्ज के बारे में कुछ जानकारी दिया गया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, जिसे नाम दिया गया। एक चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन पे होता है, जो फंडामेंटल पार्ट के इलेक्ट्रॉन है, जिस पर हम लोग निगेटिवली चार्ज कहते हैं, निगेटिव चार्ज। और दूसरा को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो कि प्रोटॉन पे होता है। और तीसरा जो कि तुमको पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल होता है। तो तीन फंडामेंटल पार्टिकल से मैटर पूरा बना हुआ है। जो एटम बना है, एटम से मैटर बना है। और उसके बाद अलावा हम लोग पढ़े थे कि इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर क्या होगा तुम्हें? इंसुलेटर जो कि सब्सटेंस हुआ जिसमें कि एक क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन जो है टाइटली रहते हैं, बंधे हुए, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर में जो कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने टाइट होते हैं कि वो मूव नहीं कर पाए, ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे? तो इलेक्ट्रिकली जो है सब्सटेंस को तीन पार्ट में बांटते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि चार्जिंग कैसे कैसे करते हैं। तो याद होगा चार्जिंग कैसे कैसे किया जाता है। तीन प्रोसेस बताया गया था। चार्जिंग बाय रबिंग, दो बॉडी को जब रब करते हैं, जैसे कि कोई फर से हम लोग किसी को रब किए, या कंघी जो हमारा है, कंघी से, कॉम्ब से हम लोग जो है ड्राई हेयर को क्या किए, रब किए, तो उससे क्या हो गया? कंघी को से जब रब करेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कारण दोनों बॉडी क्या होता है? चार्ज हो जाता है। दूसरा था उसके बाद जो कुछ था चार्जिंग बाय कंटेक्ट। दो, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कंटेक्ट बनाएगा तो दोनों बॉडी क्या हो, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तीसरे से कॉन्टेक्ट के द्वारा भी चार्जिंग कर सकते हैं। तीसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये हो गया तुमको कि एक बॉडी रखा हुआ है, दूसरे बॉडी उसके करीब रखे हुए हैं, तो वो क्या कर देता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक बॉडी अगर रखा हुआ है तुमको यहां पर, अगर निगेटिवली चार्ज, और यहां पर क्या रखा हुआ है तुमको, कुछ अनचार्ज बॉडी है, तो क्या होगा कि ये जो निगेटिवली चार्ज है, इसमें जो कि तुमको इलेक्ट्रॉन होगा, उसको इधर रिपेल करके दूर भेज देगा। और तब इस साइड क्या बन जाएगा? इस साइड पॉजिटिव चार्ज की कुछ ज्यादा आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, तो इस जो कि इसलिए इसका डिस्टेंस कुछ बढ़ गया, और जो पिछले पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इधर की ओर बढ़ जाएगा, और निगेटिव चार्ज का दूर की ओर। और इसको जब हम लोग अर्थ भी कर देंगे तो क्या होगा? ये जब अर्थ भी कर देंगे, ये अर्थ का फोटो हो गया, अर्थ का सिंबल हो गया, अर्थ भी कर दिए। तो अर्थ भी कर देने के बाद क्या होगा तुम्हारा? ये जब अर्थ भी कर दोगे इसको, तो ये जो चार्ज है तुम्हारा, ये जो कि निगेटिव चार्ज है, ये ग्राउंडेड हो जाएगा। ग्राउंडेड हो जाएगा, और ये जो चार्ज है तुम्हारा पॉजिटिव जो है, जब पॉजिटिव चार्ज इसमें रहेगा, बिकॉज जो पॉजिटिव चार्ज को ये निगेटिव अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो ये ग्राउंड में नहीं जाएगा। अब क्या करते हैं? इसको ग्राउंड से कनेक्शन हटा दीजिए आप, तो ये पूरा यूनिफॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होकर पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। तो जैसा आप चार्ज रहते हैं, उसके अपोजिट इंडक्शन के कारण, ये इंडक्शन के कारण चार्ज हो गया। ये तीन प्रोसेस था: चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि चार्ज का ही बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज है। चार्जिंग में जैसे तुमको है इंसुलेटर के बारे में, कुछ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर वगैरह की क्या हो गया तुमको? इंसुलेटर हो गया जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? कम होती है, ऐसे सब्सटेंस जो कि क्या हो। और इंसुलेटर होंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं तुमको ज्यादा टाइटली रहते हैं, और इसकी कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, 10⁻⁻20 वगैरह के रेंज में होती है। और लेकिन दूसरा जो सब्सटेंस है जो कि इंसुलेटर के बाद आता है, सेमीकंडक्टर कह सकते हो, जो कि कंडक्टर, जिसकी कनेक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है। और तो इसका जैसे तुम चाहोगे इन सबों के बारे में, जो भी तुम्हें पढ़ाई हो रही है, इन सबों का जो कि नोट्स चाहोगे तुम, जो कि हैंड रिटेन नोट्स तुम्हें मिल जाएगा। राजफिल्म ऐप जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर दो। उसमें तुम क्या कर सकते हो? उसमें तुम नोट्स भी लिख सकते हो हर चीज का, क्योंकि बोर्ड पर सबको लिखना संभव नहीं है। तो बोर्ड पर लिखने से पढ़ाई का तरीका बदल जाएगा। तो बोर्ड पे जो है एक इंफॉर्मेशन जो कि समझाने लायक है उतना दे दिया जाएगा। बाकी डिटेल नोट के लिए आप राइसफिल ऐप जब प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर नोट्स उपलब्ध हैं, वहां पर ले सकते हैं। तो हम लोग जो कि अभी जो आज पढ़ रहे थे, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज जो पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज।
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी है, तो 3 प्रॉपर्टी तुम्हारे दिए हुए हैं बुक में। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज ओबे अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशन। चार्ज ओबे algebraic law of addition। algebraic law of addition, एडिशन। तो एक algebraic law of addition को ओबे करता है। एग्जांपल के रूप में दें, ये क्या होगा तुमको, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। टू आइडेंटिकल बॉडीज में चार्ज है +4 कूलम एंड -2 कूलम। 2 आइडेंटिकल बॉडीज में चार्ज कितना, +4 कूलम और -2 कूलम। और अब दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे तो दोनों पे कितना चार्ज होगा। आफ्टर कांटेक्ट जब दोनों कांटेक्ट, तो ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। लॉ ऑफ एडिशन जो अलजेब्रा का करता है, एक तो +4 कूलम है, दूसरा है +-2 कूलम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा, लॉ ऑफ एडिशन जो तुम्हारा अलजेब्रा का है 4 कूलम -2 कूलम, दैट्स इक्वल्स टू +2 कूलम आ जाएगा। तो 2 कूलम का चार्ज नेट बचेगा आपको आफ्टर एडिशन। तो अगर इस दोनों को मिलाकर के 2 कूलम बचेगा, दोनों आइडेंटिकल है, ऐसा मैंने दिया है यहाँ पर सिचुएशन। तो आइडेंटिकल है तो उसका मतलब क्या, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज ऑन ईच बॉडी अगर कोई निकालने का है तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो चार्ज ऑन ईच बॉडी, क्या होगा तुम्हारा, तो 2/2 = +1 कूलम, दोनों पे आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया। तो ये तुम समझ गया होगा कि क्या किया इसने, लॉ ऑफ एडिटिव लॉ को ओबे करने का मतलब होता है चार्जिंग का जो है, अगर एक पर -4 होता, दूसरा पर भी -2 होता, तो कितना होता है ईच पर। तो ऑफ कोर्स एल्जेब्रिकली -4 और -2 -6 कूलम हो जाता। दैट मींस कि जो ईच पर कितना -3 कूलम आता। तो ये चार्ज जो है तुमको, ये जो प्लस माइनस जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को जो कि चार्ज माने गए थे, वो इसी अनुसार से माने गए। 2 तरह के चार्ज हैं, 2 type of charges are present on the fundamental part, electron and proton. They have named positive and negative because you have to take advantage of their properties. After addition, they sum like algebra. They sum जैसे कि अलजेब्रा में हम लोग जोड़ते हैं, उसी तरह के सम को क्या करे, ओबे करे। इसलिए उसको क्या मान लिया गया है, इसलिए उसे पॉजिटिव और नेगेटिव दिया ही गया था नाम, कि वो एडिटिव लॉ को क्या करे, ओबे कर रहा था। और इस आधार पर ही उसके नाम प्लस और माइनस दिए गए थे। प्लस एंड माइनस इज गिवन ड्यू टू लॉ ऑफ इट ओबेज लॉ ऑफ एडिशन। तो इसके आधार पर ही उसको नाम दिया ही गया, उसी के आधार पर ओबे भी दिया गया। तो ये पहला लॉ को समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करता है। अब दूसरा लॉ पे हम लोग आते हैं। दूसरा लॉ है, तो दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसका, जो पहला प्रॉपर्टी को नोट कर सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा या दूसरा लिख देते हैं, जगह है ये भी। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज कंजर्वेशन। तो चार्ज कंजर्वेशन का मतलब हो गया, electrical charge in this universe is constant, is conserved. Electric charge is conserved. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है जहां तक कि अभी तक जो ज्ञात हैं, जैसे कहीं भी इलेक्ट्रिक चार्ज का किसी भी प्रोसेस में लॉस नहीं होता है।
इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है, बट मास इज नॉट कंजर्व इन दिस यूनिवर्स. Mass can be converted into energy according to the equation E equals to mc square. But charge is conserved everywhere in the universe. Charge कहीं भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है. मास कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, मास किस प्रोसेस में डिस्ट्रॉय होता है. मास जो तुमने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सबों में मास कांस्टेंट नहीं होते हैं. मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन दिस प्रोसेसेस. न्यूक्लियर जो प्रोसेस होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, जिसको कि तुम्हारा एटॉमिक बम या हाइड्रोजन बम या सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार है, इन सबों में मास इज नॉट कंजर्व, बट अप टू दैट एक्सटेंट इन एनीवेयर इन द यूनिवर्स द चार्ज इज कंजर्व. कहीं भी जो है तुमको चार्ज कभी खत्म नहीं होता, बल्कि चार्ज से ट्रांसफर हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है. क्योंकि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बने हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल, तो ये चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे से में ट्रांसफर हो सकते हैं. चार्ज पार्टिकल की संख्या वर्ल्ड में बदलती रहती है. चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंजर्व नहीं होते हैं. नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल में चेंज, नंबर ऑफ चार्ज चार्ज ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स में चेंज, ये चेंज कर सकता है, लेकिन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं. नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज नहीं होते हैं बिकॉज क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल का नंबर कैसे चेंज करेगा. जैसे आप अगर कोई दो चीज को, अभी आपके पास एक एग्जांपल जैसे मैंने कहा, प्लास्टिक रॉड को किसी जो है प्लास्टिक से किसी को ऊल को रख दें, प्लास्टिक और ऊल को हमने क्या किया, रब किया. तो क्या होगा जब ये रब किया गया इस पर, तो ऑफकोर्स पहले ये दोनों को अनचार्ज था, दोनों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में इक्वल रहे होंगे, इसमें भी इक्वल रहेंगे, तो ये तुमको क्या होगा, ऊल और इसमें दोनों में इक्वल थे. अपने प्लास्टिक में अपना इलेक्ट्रॉन जो भी होगा जितना ही प्रोटॉन था, न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था. लेकिन जब एक दूसरे पर रब किया तो दोनों पर क्या गया, चार्ज आ गया. ये दोनों क्या बिकम गया, आफ्टर रबिंग दे बिकम चार्ज, आफ्टर रबिंग दे बिकम चार्ज. तो ये जो चार्ज हो गया, इसका क्या मतलब हुआ कि दो चार्ज बॉडी आपको यूनिवर्स में बढ़ गए. पहले तो चार्ज बॉडी थे, ये तुमको ये दोनों अनचार्ज बॉडी में अपने काउंट करते थे, लेकिन अब क्या चीज में काउंट करने लगे. तो अब इस पे मैंने दोनों पे चार्ज आ गया, तो दोनों पे जब चार्ज आ गया तो इसका मतलब दोनों क्या हुआ, दो चार्ज बॉडी आपके यूनिवर्स में बढ़ गए. तो नंबर ऑफ चार्ज बॉडी में भी चेंज, बट चार्ज जहां तक है, तो फिर चार्ज अगर पहले तो अनचार्ज था तो अब चार्ज आ गया, तो क्या चार्ज कंजर्व कैसे रहा, ये भी सवाल पैदा होता है. तो चार्ज अभी भी कंजर्व रहा होगा, इस बात को अगर ध्यान दें. फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दूं. अब एक जगह पर कहा जा रहा है कि चार्ज कंजर्व होता है, ऐसा कहा गया. दूसरा कहा जा रहा है यहां पर क्या कि चार्ज तुम्हारा कंजर्व रहता है. तो चार्ज कंजर्व कैसे रहा, जबकि पहले आपके पास ये अनचार्ज था, बाद में चार्ज हो गया, तो फिर चार्ज कैसे कंजर्व कैसे रहा. जैसे आपने बाल में कंघी को रगड़ा तो कंघी पे चार्ज आ गया, तो कंघी तो पहले अनचार्ज था, तो फिर कंघी चार्ज हो गया, तो ये तो चार्ज कंजर्वेशन का डिसोबे करता हुआ दिख रहा है. तो क्या एक्सप्लेनेशन होगा इसका. तो जाहिर चार्ज कंजर्वेशन को डिसोबे तो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी प्रोसेस चार्ज कंजर्वेशन को ओबे ही करना है, डिसोबे नहीं कर सकता है. तो बात है इसको एक्सप्लेन करने की. क्या समस्या है कि एक हमने क्या कहा कि कंघी से जब बाल को रगड़ा गया तो क्या हो गया, सूखा बाल को जब अपने ड्राई हेयर को अपने जब कॉम्ब किया तो कॉम्ब गेट्स चार्ज. इज इट वायलेशन ऑफ द चार्ज कंजर्वेशन. तो ऑफकोर्स आंसर विल बी नो. तो कैसे लो होगा इसको समझ लेते हैं. देखो हुआ क्या होगा, जब आपने चार्ज कंघी से चार्ज किया, बाल को रब किया होगा, तो कंघी पर जो चार्ज आया उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ड्राई हेयर पर आ गया. कभी भी ये पेयर में होता है, अगर एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरा पे नेगेटिव होगा, तो नेट सम अभी भी जीरो है आपका. तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस है, कोई भी जब हम लोग रबिंग से जो चार्ज करते हैं, इसमें चार्ज कंजर्वेशन का कोई डिसोबे नहीं करता है, क्योंकि एक बॉडी को क्या होता है, दूसरा बॉडी में चार्ज क्या कर देते हैं आप, दूसरा में ट्रांसफर होता है, तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जरूर यूनिवर्स में चेंज हो जाते हैं, बट चार्ज रिमेन्स करते हैं. तो आई होप कि समझ में आ गया होगा. और दूसरा कि अगर हम इस बात को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भी रेंज में जाएं,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दृष्टिकोण से भी देखें तो हो ये रहा होगा कि किसी बॉडी में प्रोटॉन ज्यादा हो गया होगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर दोनों का चार्ज को हम लोग जोड़ेंगे जो कि इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। ये न्यूट्रल पार्ट के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाता है, न्यूट्रल पार्ट इलेक्ट्रॉन का निर्माण कर सकता है, न्यूट्रॉन का। तो ये जो तुम्हारा होता है, ये जो प्रोसेस है, इसमें भी चार्ज क्या होगा तुमको देखो, चार्ज प्लस माइनस जो कि एटॉमिक लेवल पे, इलेक्ट्रॉन लेवल, प्रोटॉन लेवल पर भी देखेंगे तो चार्ज पार्टिकल की संख्या चेंज हो सकती है। अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में मिक्स कर जाए तो एक न्यूट्रॉन का निर्माण हो गया, तो दो चार्ज पार्टिकल यूनिवर्स से गायब हो गए और एक न्यूट्रल पार्टिकल बन गया, बट चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस आल्सो। तो चार्ज पार्टिकल बदल सकते हैं आपको जो कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पर हैं, चार्ज बॉडी जो यूनिवर्स है वो चेंज हो सकते हैं, बट चार्ज रिमेन्स कंजर्व। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। बट मास इज नॉट कंजर्व इन द न्यूक्लियर प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में मास कंजर्व होता है, केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, बट न्यूक्लियर प्रोसेस में। तो ये तुम्हें आई होप कि दोनों समझ में आ गया हो, दोनों लॉ ऑफ एडिटिव नेचर और चार्ज कंजर्वेशन इन सब की चर्चा हो गई। और जो कि ट्रांसफर होता है, जब रनिंग वगैरह में चार्ज ट्रांसफर होता है, क्रिएट नहीं होता, तो एक पे प्लस जाता है दूसरा पे माइनस, तो नेट सम आपका जीरो हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक तीसरा जो प्रॉपर्टी है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग, इसको जाते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हो। और दूसरा मैंने बताया कि जिसको नोट्स की जरूरत है, डिटेल नोट्स चाहो तो वहां से लिख सकते हो, राइट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम लोग उसमें सेव कर सकते हो। तो अब तुमको है तीसरा जो प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो है चार्ज क्वांटाइजेशन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ऐसा कहते हैं लोग। ये इस शब्द का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? क्या शब्द सुना पहले से? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तीसरा नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, एक शब्द है तुमको, इसका मतलब क्या हुआ? तो चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब ये हो जाता है तुम्हारा कि चार्ज क्वांटाइज्ड है। तो क्वांटाइजेशन को समझा होगा, एक तुम लोग A-लेवल के केमिस्ट्री में एक सुना होगा प्लेन क्वांटम थ्योरी, वहां भी क्वांटम वर्ड आया हुआ है। तो क्या उसमें कुछ वर्ड समझ पाए होंगे या नहीं समझ पाए? तो क्वांटम का ऐसे जो कि अर्थ मीनिंग होता है, मतलब जो कि तुमको अगर डिक्शनरी में मीनिंग इसका ढूंढे तो इसका मीनिंग तुमको मिलेगा जो कि डिक्शनरी में पैकेट। व्हाट डू यू मीन बाय, मतलब ये जो अगर डिक्शनरी में हम लोग क्वांटम वर्ड को देखें जिससे बना हुआ है, क्वांटाइज्ड वगैरह शब्द आया हुआ है, उसका क्या मतलब होता है? पैकेट। तो एक पैकेट होता है, चार्ज एक पैकेट के रूप में पाया जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब चार्ज क्या है, एक पैकेट के रूप में, जैसे एनर्जी के रूप में भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो भी प्लेन क्वांटम थ्योरी, तो वो भी कहता है एक पैकेट ऑफ एनर्जी। मतलब कि इससे इतना, एक पैकेट का मतलब इतना से कम नहीं हो सकता एनर्जी। जिसमें पढ़ा होगा प्लेन क्वांटम थ्योरी में, याद होगा फार्मूला था E इक्वल टू एच, ऐसा करके एक फार्मूला होता है। एच को कहते हैं प्लान कांस्टेंट और न्यू को कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। तो एक अगर फोटोन है तो उसकी एनर्जी एच होगी। 1,00,000 फोटोन होगा तो आप 1,00,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एनर्जी होगा। ये जब भी होगा इसका इंटीग्रल, मतलब इसका दो फोटोन तो 2 गुना, 4 फोटोन तो 4 गुना, लेकिन वो जो है 4.5 गुना, 4.5 नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन जब भी होगा इंटीजर होंगे। तुम्हारा जो भी होगा 10 होगा, लाख होगा, 1 मोल हो सकता है। तो ये जब भी होगा तो वहां भी यही कहा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी एक पैकेट के रूप में है, और इस पैकेट एच न्यू की एनर्जी का हर पैकेट है फोटोन का, तो इससे कम नहीं होगा। इसका जब भी होगा मल्टीपुल होगा एच न्यू का। तो यहां भी कुछ, अगर इस बात को अब समझ गए हम, तो यहां भी चार्ज भी एक तरह से आपको यहां कहा जा रहा है, चार्ज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पैकेट। और चार्ज जाने किससे बनता है? अभी जो हमने देखा, चार्ज ट्रांसफर के लिए कौन जिम्मेदार था? प्रोटॉन था या इलेक्ट्रॉन था या न्यूट्रॉन था? कौन जिम्मेदार था? चाहे रनिंग वगैरह में जो हमने चर्चा किया तो क्या देखते थे, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे बॉडी में जाता है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं कहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वही फंडामेंटल चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल है। तो ये चार्ज क्वांटाइज्ड का अर्थ ये हुआ
इलेक्ट्रिक चार्ज इन द यूनिवर्स इज मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा लिख देता हूं छोटा सा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज मल्टीपल ऑफ, या इंटीग्रल मल्टीपल भी कर सकते हो वर्ड, मल्टीपल ऑफ, या इंटीग्रल मल्टीपल भी वर्ड जोड़ सकते हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब इसी का ये क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं आप, एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू इंटीजर, एन इक्वल्स टू इंटीजर, E इक्वल्स टू क्या हो गया, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट्स इक्वल्स टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो 1.6 into ये 1.602 वगैरह करके था रफली, ये तुम्हारा है ये चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ई का वैल्यू 1.602 into 10 power minus 19, ऐसा भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये चार्ज इसका मल्टीपल होता है। कभी भी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है। मतलब कि एक पैकेट जो होगा इससे कम छोटा पैकेट नहीं हो सकता है। 1.6 into 10 minus 19 का ही क्या होगा, प्रोडक्ट मल्टीपल होगा वो। तो ये बात समझ में आ जाएगा कि जैसे कि एक पैकेट इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब चार्ज जो होगा इट इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जैसे इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, और ये बात बिल्कुल क्लियर भी है कि इलेक्ट्रॉन से छोटा, इलेक्ट्रॉन को आधा तो काट नहीं सकते हो, और इलेक्ट्रॉन ही जब रिस्पॉन्सिबल है चार्ज का, या प्रोटॉन भी उसी टाइप का चीज है। और प्रोटॉन तो जनरली क्या होता है तुमको, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है तो खैर बाइंड रहता है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब इसे इस पर बेस्ड अगर चाहेंगे एक क्वेश्चन बना सकते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन है इज 6 into 10 power minus 19 कूलम चार्ज is possible, is 19 कूलम चार्ज पॉसिबल, तो पॉसिबल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको देखो बनाने का क्या होगा, Q इक्वल्स टू एन, Q हो गया कोई चार्ज का वैल्यू, N हो गया, N का वैल्यू निकालने के लिए 6 into 10 power minus 19 इक्वल्स टू N into 1.8 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इतना हो गया। तो N इक्वल्स टू व्हाट, 6 into 10 power minus 19 by 1.6 into 10 power minus 19 equals to, it is not equal to इंटीजर। ये इंटीजर नहीं आया, इंटीजर नहीं आया इट मींस द चार्ज इज नॉट पॉसिबल। अगर इंटीजर आ जाता तो चार इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर जैसे कि चार इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, 3.75 वगैरह आएगा, तो 3.75 या 3.5 इलेक्ट्रॉन क्या नहीं हो सकता, कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है। 3.5 आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, नॉन इंटीजर है। तो नॉन इंटीजर है, दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। सो 6 into 10 power minus 19 कूलम चार्ज इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यही तुम्हारा क्वेश्चन का क्या हुआ, ये नॉन इंटीजर आ गया, इसका मतलब हो गया कि तुम्हें क्या हो गया, ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल होता है कि लार्ज चार्ज में हम लोग क्वांटाइजेशन को हम लोग ओवरलिंक करते हैं। लार्ज या मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, लार्ज मैक्रोस्कोपिक, ये बहुत छोटा, ये एटॉमिक लेवल पे आप चर्चा कर रहे हैं इस घटना का, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पर, एक इलेक्ट्रॉन के लेवल पर चर्चा करना, ये सब मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक बहुत स्मॉल स्तर पर इसको पढ़ा जा रहा है। और कोई भी चीज को पढ़ने का स्टडी के दो लेवल है, एक एटॉमिक लेवल पे आप पढ़ते हैं और एक जो डे टू डे लाइफ में जो दिखता है, तो वो चीज होगा वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे जो बड़े स्तर पर, तो चार्ज क्वांटाइजेशन का कोई खास मीनिंग नहीं होता है, कारण कि चार्ज जो वहां पर होते हैं वो बड़े अमाउंट के होते हैं, 1 कूलम 2 कूलम, और ये -19 पावर, इट इज वेरी वेरी स्मॉल,
ये जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का, ये बहुत ही छोटा है। तो हम लोग जब लार्ज स्केल पर जब हम लोग करते हैं तो उसमें अब कहते हैं क्वांटाइजेशन के चार्ज का कोई बहुत इन मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे एक देखें, एक कूलम चार्ज किसी ने कहा कि पॉसिबल है, जैसे इसको बनाते हैं, देखो इसका Q इक्वल टू n, जब 1 कूलम चार्ज आप बात करेंगे 1.6 × 19 कूलम, तो या इंटू E, तो इसका जैसे कि n इंटू Q इक्वल टू n किया हमने, जैसे कि Q इक्वल्स टू हमने n कर दिया, तो Q का वैल्यू कितना होगा तुम्हें, Q का वैल्यू हो गया 1 कूलम, दैट्स इक्वल टू n इंटू 1.6 × 10⁻90। तो ये जो n आएगा तुम्हें, ये n बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, n इज इन द रेंज ऑफ 10⁻18, n इज इक्वल टू इन द रेंज ऑफ 10⁻18। तो उसमें जो पॉइंट में आए 6 पॉइंट या समथिंग करके कुछ भी आएगा तुम्हारा आंसर, तो 17 डिजिट तक तुम कभी इंटीजर करोगे नहीं, तो ये अप्रोक्सीमेट इंटीजर तो तुम्हें मिल ही जाएगा। किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी चीज को आप जब करते हैं तो आप कितने डिजिट तक करेंगे, डेसिमल के 4 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट तक कर पाएंगे, और यहां पर कितने पॉइंट तक कैलकुलेशन आपको करने हैं, जब तो इंटीजर हो ही जाएगा या नहीं होगा 10⁻18 डिजिट पे जाकर 17 डिजिट पे, तो 10⁻17 डिजिट के बाद आप अगर पॉइंट बैठाना चाहें तो उस पॉइंट का क्या कोई मतलब भी नहीं होगा, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, कुछ नहीं होगा उसका। और इतना एरर जो हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो हम लोग तो मेजरमेंट करते हैं, अगर लेंथ में जाकर के मेजर कर रहे हैं तो 10⁻10 मीटर रेंज में क्या होता है तुम्हारा एटॉमिक रेडियस है, 10⁻14 के रेंज में साइज ऑफ न्यूक्लियस हो जाता है, तो उससे छोटा कहां मेजर करोगे, और उसको भी मेजर करना बहुत कठिन है। कॉमन लाइफ में तो हम लोग 10⁻5 - 3 यही सब रेंज में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज में कोई मतलब मीनिंगलेस हो गया हमारा, जितना जिस रेंज में अगर कोई एरर है भी तो वो जिस रेंज में जा रहा है 10⁻17 डिजिट के बाद, तो वो क्या हो गया, एकदम से मीनिंगलेस हो गया। तो जो डे टू डे लाइफ में जो हमारा चार्ज होगा वो बड़े चार्ज से हम लोग सामना करते हैं, 1 कूलम 1 × 10⁻³ कूलम, सारे बड़े चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की तुलना में क्या होंगे, काफी बड़े होंगे, और इसलिए उसका जो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो यहां पर अगर इस तरह जैसे -19 -18 इन सबों में दिया जाएगा तो आप क्वेश्चन को इधर सवाल बनाएंगे, और अगर बड़े चार्ज 1 कूलम 2 कूलम 1 मिली कूलम 1 माइक्रो कूलम ये सब रेंज, माइक्रो मतलब 10⁻6 वो भी बहुत बड़ा है इसके तुलना में चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्वांटाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो उस प्रकार के प्रश्न को भाई अगर ये प्रश्न इज 1 कूलम चार्ज पॉसिबल, तो यस इट इज पॉसिबल, 1.5 कूलम यस पॉसिबल, क्योंकि ये सब लार्ज चार्जेस हो गए, लार्ज चार्जेस में क्वांटाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आपका 10⁻17 10⁻18 डिजिट के बाद कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, इसलिए उतना एरर तो ऑलरेडी हर कैलकुलेशन में होता है। तो इस प्रकार से क्या माना जाएगा, हर जो लार्ज चार्जेस होते हैं वो में क्वांटाइजेशन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। स्मॉल चार्ज जब रहेगा 10⁻18 रेंज में, तो इस ढंग से बना के देख लीजिए, अगर इंटीजर आ जाए तो चार्ज पॉसिबल है, नहीं तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। आई होप कि ये तीनों जो प्रॉपर्टी है तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर सकते हो। 3 प्रॉपर्टी कौन कौन हो गए फिर से याद कर लो। एडिटिव नेचर, तो चार्ज का क्या होता है, नेचर होता है तुम्हारा एडिटिव नेचर, चार्ज जो है तुमको एडिटिव नेचर का होता है, मतलब क्या करेगा ये चार्ज, एक चार्ज को दूसरे से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं आप एल्जेब्रिकली, जैसे ऐड करते हैं प्लस माइनस करके ऐड कर दीजिए, दोनों माइनस है तो -4 -2 जैसे मैं बता रहा था कितना हो जाएगा -6 कूलम, और एक -4 है प्लस एक +2 तो -2 कूलम हो जाएगा आपका, जो अलजेब्रा का सम है उसके आधार पर क्या होगा, 3 चार्ज को भी रहे 4 चार्ज सबको अलजेब्रिकली जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, नेट चार्ज निकल जाएगा। दूसरा था तुमको चार्ज कंजर्व होता है, तीसरा प्रॉपर्टी हो गया उसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि ये तीनों जो तुम्हारा है ये कंप्लीट हो गया होगा। और एक हम लोग जो देख रहे थे क्या कहते हैं, अब जो हम लोग एक चर्चा स्टार्ट कर सकते हैं जो कि आगे का टॉपिक होगा तुम्हारा, वो है तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कूलम्ब्स लॉ क्या चीज का लॉ है, ये नाम तो अगर सुना होगा, कूलम्ब्स फोर्स। जैसे कि इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे इंपॉर्टेंट है, दो चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है,
तो याद भी और ग्रेविटेशन चैप्टर में दिया हुआ था, या इसे भी बेसिकली भी 9th क्लास में से भी लोग जानता है। दो चार्ज है, दो मास हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो एट्रैक्शन का ऑलवेज होता है, और वो फोर्स कितना होता है, वो दैट इज प्रोपोर्शनल टू मासेस m1 m2। दो मास m1 m2 r डिस्टेंस पर है, तो फोर्स जो ग्रेविटेशन क्या था, F इक्वल टू जी m1 बाय m2 बाय r स्क्वायर। तो ये क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का तुम लोग फोर्स देखा होगा, लॉ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये जानते ही होंगे। और जी का वैल्यू तुमको इससे पहले कुछ क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी में तुमको दिए हुए हैं, या जैसे मान वगैरह के बुक में भी बनाए हुए, इस सब का जरूरत पड़ता भी है कहीं पर, तो अगर नहीं याद है तो इसको लिख लो। m1 m2 तुमको क्या होगा, ये m1 m2 हो गया मास, हो गया जो पॉइंट मास, ये ध्यान रहे, ये पॉइंट मास के लिए लागू होता है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पर इसमें ये जो फोर्स लगता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या होता है तुमको असाइनमेंट में याद करने की कोशिश करो, अगर याद होगा उम्मीद है, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर स्टूडेंट इसको भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक बार डिवाइड कर लो, दो मास जो है तुमको m1 m2 r डिस्टेंस पर हैं, तो कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये दिस विल बी पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब उसका साइज स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, छोटे शेप में होना चाहिए पॉइंट मासेस। इसमें जो पॉइंट मास के लिए होता है, लागू होता है। तो ये तुम्हारा है जो कि तुमने चार्ज का इसके बारे में पढ़ा होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। और फोर्स का साइज क्या होगा, न्यूटन हो गया, और m1 m2 को क्या रखना होता है इसमें, केजी में, और r को रखिए मीटर में। तो इस प्रकार से फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दो मास के बीच लगने वाला। हम लोग भी यहां पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बीच लगने वाले फोर्स, जो चार्ज के बीच में। देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको जो नोट करना चाहो अलग से नोट कर सकते हो, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का था, जो ग्रेविटेशन चैप्टर में तुम पढ़ा भी होगा। फोर्सेस कॉमन फोर्स है, जो 9th क्लास में भी था, तुम्हें 11 में भी था। हम लोग अभी जो फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का देखते हैं। कूलम्ब्स लॉ, ये लॉ कहता है कि जो चार्ज है, दो चार्ज अगर एक दूसरे, दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो खैर मैं वापस समझ देता हूं। द इलेक्ट्रिक फोर्स between two charges is directly proportional to multiplication of the charges, multiplication of amount of charges, multiplication amount of charges and square of distance between them। तो जो चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज के बारे में ही यही बात करता है, इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज, ऐसा भी कर सकते हो। और जो कि किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि तुम्हारा प्रोपोर्शनल होगा, अगर दो चार्ज यहां पर रखते हैं, स्केलर फॉर्म में लिखे, अगर एक दो चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। और वेक्टोरिकली इसको डायरेक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, इसका पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा करते हैं। ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है।
और डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। तो ये F क्या होगा तुम्हारा, ये जो इस लॉ के मुताबिक टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस q1 q2 डिस्टेंस बाय r, देन इलेक्ट्रिक फोर्स जो तुम्हारा होगा जिसको कूलम्ब फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स F क्या होगा तुमको प्रोपोर्शनल टू q1 q2 दोनों प्रोडक्ट ऑफ नॉन चार्जेज एंड स्क्वायर के इनवर्सली, r जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या निकला इसका कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दिस कंबाइनिंग दिस टू तो क्या हो जाएगा F प्रोपोर्शनल q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो F इक्वल टू क्या लिखते हैं लोग k q1 q2 बाय r स्क्वायर, k q1 q2। तो F ये फॉर्मूला होगा, k क्या है यहां पर कांस्टेंट है, k का वैल्यू होता है तुम्हारा, k का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, ये जो कांस्टेंट आया F इक्वल टू k q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो k का वैल्यू क्या आएगा, k तुम्हारा जो है ये कांस्टेंट आया जिसका वैल्यू जैसे पहले यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं, k का F इक्वल टू क्या है फॉर्मूला k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब यहां व्हाट इज यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k क्या होगा, तो यूनिट निकालना है k का, तो पहले k का फॉर्मूला निकाल लीजिए आप, k इक्वल टू व्हाट, k इक्वल टू होगा तुम्हें f r स्क्वायर बाय q1 q2। जाहिर अगर सबका असाइनमेंट आप जानते थे असाइनमेंट निकाल सकते हैं, अगर डायमेंशन निकालने की जरूरत पड़े तो डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं k का। डायमेंशन में क्या करना होगा, फोर्स का डायमेंशन जाता है m माइनस 2, डिस्टेंस का l स्क्वायर बाय चार्ज का at इंटू at, इस तरह से क्या निकल जाएगा, इसका डायमेंशन निकल जाएगा। और यूनिट चाहिए, जैसे SI यूनिट चाहिए तो क्या हो जाएगा, SI यूनिट रख लीजिए, तो फोर्स का जानते हैं आप न्यूटन, ये क्या होगा डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और क्या होगा ये कूलम्ब स्क्वायर, चार्ज का कूलम्ब होता है तो कूलम्ब स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर, ये हो गया क्या चीज का SI यूनिट हो गया। यूनिट निकालने में सीख गया हो कैसे निकालते हैं लोग, जो इसमें देख सकते हो, पहले जिसका जिसका यूनिट चाहिए, जिसका चाहिए तो क्या हो गया SI न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू की जब बात करते हैं हम लोग, k का वैल्यू होता है तुम्हें एक से आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी एक टर्म यूज करते हैं, जिसको हम लोग एक नया टर्म हम लोग देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखा गया, देखो ये इस टर्म से लेकर 0 दे रहे हो एप्सिलॉन नॉट हो गया। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तुम्हारा इस देखते हैं दैट्स इक्वल टू 9 × 10⁹, याद कर सकते हो इसको, इस वैल्यू को 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर यहां तक जो एप्सिलॉन नॉट एक क्वांटिटी आया तुमको, इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कांस्टेंट है जो वैक्यूम का है। और ये जो फोर्स लिखा गया है, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा इसमें वैक्यूम में होगा, ये कहलाता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का स्पेलिंग में ध्यान रखो, VACUUM होता है वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो तुम्हारा क्या हो गया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया तुम्हें। अब एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करने के लिए एक वैल्यू आता है जो किसी मीडियम का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करता है। जो यहाँ वैक्यूम का बात था, वैक्यूम में रखा हुआ है दोनों चार्जेस, तो 1/4 पाई, किसी दूसरा मीडियम में तो ये बदल जाएगा, जो जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, उसमें देखेंगे कैसे तुम्हारा क्या कहते हैं ये डायलेक्ट्रिक जब रहेगा, दूसरा मीडियम रहेगा, तो हाउ इट चेंजेस दिस क्वांटिटी। तो इसके बारे में हम लोग जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंडक्टर वगैरह का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह नेक्स्ट एक्सरसाइज से, तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कैसे चेंज होता है। अभी फिलहाल हम लोग ये मान के चलेंगे सारे क्वेश्चन कहां बनाएंगे हम लोग, इनकी वैक्यूम में रखे हुए, जहां पे दोनों के बीच में मटेरियल नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा। तो ये लॉ ओबे करेगा, अदरवाइज इस लॉ में क्या होगी, कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी। तो जिसकी चर्चा मैंने कहा कि नेक्स्ट जो तुम्हारा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में उसमें की जाएगी। और अभी जो तुम्हारा है इन सब पढ़ने के एसटीएम के बुक में भी देखोगे, इन सब कूलम्ब लॉ वगैरह के जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस दिए हुए सब इसी पे दिए हुए हैं। इस पर करीब 23-24 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 20 बहुत सारे क्वेश्चन इस पर जो कि बेस्ड हैं, जो कि इसी से रिलेटेड है सारे। और जाहिर है मैकेनिक्स के जो कि तुम्हारा फोर्सेज थे उसका यूज भी कहीं कहीं किया गया है बहुत कुछ क्वेश्चंस में। तो बाकी अगर उसके जो आप 11 का कंसेप्ट है तुम्हें फोर्सेज वगैरह का कैसे उसको रिजॉल्व करते हैं, कंपोनेंट को इक्वेट करके कौन mv² सेंटीग्रेड फोर्स करता है, तो इसके आधार पर आप क्वेश्चन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक बढ़ गया, बाकी फोर्सेज वो रहेंगे ही, तो उसके आधार पर आप क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इससे मतलब बुक से तुम क्वेश्चन भी इसका बनाओगे, या एनसीईआरटी बुक में भी इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं उसे सॉल्व करने का कोशिश करोगे। मैं थोड़ी आज इसका क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये तुम्हारा होगा एप्सिलॉन का जहां वैल्यू की बात है, यहाँ पर हमको कैलकुलेट 9 × 10⁹ था, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसका जो वैल्यू आएगा
तो ये वैल्यू आता है 8.85 × 10⁻12 और यूनिट भी उल्टा होगा क्योंकि ये दोनों में उल्टा है, रेसिप्रोकल है दूसरे का। 1/4 का एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यूनिट भी चेंज हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हैं और ये 9 ये भी याद रखोगे क्योंकि अगर नीचे वाला से याद रखोगे उसको प्रोडक्टिव में बहुत समय लग जाएगा। और ये तो याद करना ही है बिकॉज ये तो फंडामेंटल जो तुम्हारा है जो एप्सिलॉन वगैरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हर जगह रहेगा। तो ये तुम्हारा हो गया कि जो कूलम्ब्स लॉ में तुमको ये k का वैल्यू है 9 भी याद रखो और एप्सिलॉन जो परमिटिविटी वैक्यूम है दैट्स इक्वल टू 8.85 × 10⁻12 जो किसी कैलकुलेशन से आ जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर सेपरेटली। अगर नहीं अलग याद रखोगे तो क्या होगा, मैंने अगर इससे करना चाहोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा तुम्हारा 9 तक जाने में, और नीचे का याद नहीं रखोगे तुम आगे आने वाले चैप्टर्स में तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आगे आने वाले इसी चैप्टर में कुछ जो गॉस थ्योरम वगैरह है वहां भी तुमको एक्सटेंड की अलग जरूरत पड़ती है, तो आप दोनों को वैल्यू याद करें। अब यहां तक बात रही, ये तो पॉइंट तुम्हारा जो है मैग्नीट्यूड की बात हो गई फोर्स की, और डायरेक्शन के बारे में जो जानकारी भी तुम्हें कुछ होगा ही कि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अपोजिट नेचर के जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपील करते हैं। सिमिलर चार्जेस रिपील इच अदर। तो इस आधार पर हम लोग इसको अगर डायरेक्शन दें, डायरेक्शन के आधार पर दे दें इसका, या कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखें, डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे, डायरेक्शन के बारे में कहेंगे इसका जहां तक है तो तुम्हारा बोर्ड को पहले साफ कर लेते हैं। ये अभी तो कूलम्ब्स लॉ का ये स्टेटमेंट तुम्हारा हो गया, ये अभी तक जो तुम्हारे डिस्कस किया है ये तुम्हारा क्या चीज हो गया, तुम्हारा यूनिट वगैरह हो गया, कुछ यूनिट हो गया, कुछ फार्मूला हो गया, k का वैल्यू तुम याद कर लोगे। अब हम इसका डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो ना। अब डायरेक्शन की बात करते हैं लोग, तो डायरेक्शन जो होता है जैसे कि तुमको जब ये जो डायरेक्शन के बारे में जानते होंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज attract and similar charges repel each other। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि यहां पे प्लस है और यहां पर माइनस है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, मतलब ये इसको इधर खींचेगा और जाहिर है देखो जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा वो उतना ही फोर्स ये इधर लगाता है, ये दोनों इक्वल अमाउंट में होता है। डायरेक्शन अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ जो तुम्हारा होता है मोशन का, वो कहता है कि अगर एक बॉडी इस पर F फोर्स लगाएगा इधर की ओर, तो दूसरा इधर की ओर लगाएगा, इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो जाहिर है कि जो वैल्यू होता है दोनों फोर्स का इक्वल होता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, चलता है, ये इधर से एक इधर से। और अगर ये निगेटिव होगा, दोनों सिमिलर जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो कैसा होगा फोर्स का डायरेक्शन, जो पॉजिटिव इक्वल अमाउंट होगा, ये बात फिर ध्यान रहे। और डायरेक्शन क्या होगा, एक इधर जाएगा तो एक इधर की ओर जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो तुमने बताया, पहले पढ़ा है डायरेक्शन, और दोनों निगेटिव होगा तो भी यही बात होगा, ये F इधर लग जाएगा और एक F इधर लगेगा। ये सब जो फोर्स होते हैं अगर इन पेयर में होते हैं, ये सब फोर्स क्या है, पेयर में होते हैं, और एक बॉडी दूसरे पर लगाता है, दूसरा बॉडी पर लगेगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। दोनों को एक अगर हम लोग एक साथ मान लेंगे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि जितना नेट फोर्स लगेगा एक F इधर, चाहे देखो दोनों इसमें अट्रैक्शन में भी देखो दोनों कैंसिल हो गया, अपोजिट डायरेक्शन जहां भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी पेयर में रहेगा और ये कैंसिल आउट हो जाता है हमेशा, और एक दूसरे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम चाहें डायरेक्शन को लिखना, तो ये तो तुम्हारा कॉमन जानकारी था जिसका आधार पर तुमने लिखा। अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखते हैं क्या होगा। तो इसको नोट कर लो, डायरेक्शन में देखो। अब हम लोग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों एक में ही आ जाए तो उसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा कॉमन जानकारी था कि अट्रैक्शन का मैंने बता दिया, उसको क्लियर किया। अब तुमको है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब ये हो गया कि कूलम्ब्स लॉ को अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर अलग लिखा, डायरेक्शन को अलग लिखा, अगर हम वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करें तो उसमें दोनों को रिप्रेजेंट करेगा एक साथ। जब तुमको वेक्टर फॉर्म का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अभी हमने स्केलर ग्रुप में मैग्नीट्यूड अलग निकाल दिया, डायरेक्शन को अलग से डिफाइन किया।
समझने में आसान दिखाई, और वेक्टर फॉर्म में आएगा दोनों एक ही साथ आ जाएगा। तो देखते हैं, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब जैसे कि दो चार्जेज है, दो चार्जेज हैं Q1 Q2, दो चार्जेज हैं Q1 Q2, और ये दो जो बॉडी है इसका जो तुमको कहा जाएगा, इसका जैसे कि यहां से यहां तक है तुमको, ये जो डायरेक्शन है, जो ये जो डायरेक्शन है, ये सेकेंड पॉइंट को अगर वेक्टर के रूप में करते हैं इसको कहते हैं R21 वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ चार्ज Q2 विद रेस्पेक्ट टू चार्ज Q1। इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं। R21 वेक्टर का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 फ्रॉम चार्ज Q1, ये चार्ज Q1 Q2 गई, और F21 वेक्टर क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। फोर्स जो कि चार्ज Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया, ये कैसी का वैल्यू हो गया, ये फोर्स। तो इसको जब क्या हमने F21 F12 का भी वैल्यू ऑटोमेटिक समझ गया कि F12 क्या होगा, तुम्हारा तो उल्टा हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। तो F21 को अब लिखना चाहिए, इसका वैल्यू देखो कैसे लिखते हैं। तो अभी जो मैग्नीट्यूड दिया गया है, डायरेक्शन दिया गया है, दैट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन या K, दोनों भी लिख सकते हो कुछ भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन P लिखो, Q1 Q2 ये तो यही रहेगा, बाय मैग्नीट्यूड जो तुम्हारा था R21 वेक्टर का होल स्क्वायर, यही था। लेकिन इसमें डायरेक्शन के लिए क्या ऐड करेंगे, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे, R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर क्या है, ये R21 वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर। R21 कैप इसको कहते हैं, जब ये पढ़ते हैं वेक्टर में पढ़ा होगा, R21 कैप इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलोंग R21 वेक्टर। दैट्स इक्वल टू, अगर इसको लिखना चाहोगे तो R21 वेक्टर बाय मॉडुलस ऑफ R21 वेक्टर, ऐसा लिखते, मॉडुलस ऑफ द मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये तुम वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये वेक्टर फॉर्म में इसका स्टेटमेंट हो गया। और जाहिर है कि ये बात तुम समझ रहा होगा कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये F21 का हो गया। आप अगर F12 का करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये F12 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये F12 अगर होगा तो क्या यहां पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा F21 का मतलब डायरेक्शन किधर हुआ, ये देखो F21 कह रहा है कि F21 दिस डायरेक्शन, देखो ए को बता रहा है ये इधर फोर्स लगा रहा होगा, बशर्ते कि Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर Q1 इंटू Q2 निगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर का चेंज हो जाएगा। तो देखो अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव है Q1 Q2 का, तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉजिटिव है तो ये कह रहा है R21 के डायरेक्शन लेगा, मतलब ये फोर्स इधर की ओर लगेगा इसका। और अगर ये निगेटिव हुआ दोनों Q1 इंटू Q2 तो एक माइनस आ जाएगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन आ जाएगा तो ये वेक्टर का डायरेक्शन पलट जाएगा, मतलब एक ट्रैक करने लगेगा। और दोनों अगर माइनस हुआ तो भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर भी रिपेयर करेगा, तो R21 के डायरेक्शन में जाएगा। और इसी को जैसे वेक्टर फॉर्म में ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दे रहा है। और इसी को अगर F12 लिखना चाहते हो तो क्या हो जाता है तुम्हारा, F12 में तुम्हारा डायरेक्शन पलट जाता है। अगर F12 के रूप में इसको रिप्रेजेंट करता तो देखो क्या होगा तुम्हारा, तो इसको देखें तो यहां पे लिखता Q1, यहां क्या लिखेगा Q2, ये तुम्हारा जो हो गया ये फोर्स, ये क्या लिखेगा R12 वेक्टर लिखते इसको। तो दैट्स इक्वल टू व्हाट, F12 वेक्टर जो होगा तुम्हारा दैट्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय मॉडुलस ऑफ
F12 का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा F12 के लॉन्ग यूनिट। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा F21 का 12 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया। और अगर एक दोनों सेम टाइप का चार्ज है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, ये इसको इधर रिपीट करेगा। लेकिन दोनों अपोजिट हो गया, दोनों का प्रोडक्ट में एक माइनस आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय Q2। F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। और F12 को वेक्टर को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 with respect to चार्ज Q2 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बता रहा है। तो आई होप कि तुमको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। और जाहिर है देखो कैसा क्वेश्चन कोई बनाना हो तो प्लस ये डायरेक्शन तो पहले से ही जानते हैं, दोनों एक जैसा है तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट टाइप के नेचर के हैं तो रिपेल अट्रैक्ट करेंगे। तो आप स्केलर फॉर्म में भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जिसे परीक्षा में अगर तुमको एग्जाम जो तुम्हारा जो सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे तुम्हारे जो बोर्ड ग्रेड के एग्जाम हैं, तो उसमें तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यू हैव राइट दिस फॉर्म। अदरवाइज अगर क्वेश्चन बनाना है तो हम वेक्टर के बजाय दोनों को स्केलर में पहले काम कर लेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसका डायरेक्शन को अलग से जिक्र कर देंगे। और डायरेक्शन तो हम निकाले जानते ही हैं, कब रिपीट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो उसको अलग से डायरेक्शन को देख लेंगे। इस बार दोनों को एक साथ कंबाइन करने के बजाय अलग अलग दोनों को काम कर लीजिए। तो इस तरह से क्या होगा, तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ का ये होगा, तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में आ गया। कुछ एक आप जो है इजी क्वेश्चन में दे देता हूं जिस पर बैठाने के लिए, जिसको मैं कहना चाहता हूं, देखो समझ में भी आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनाने के लिए कह रहा है। और डायरेक्ट तुम इसके बाद जो है तुम क्वेश्चन बनाने का कोशिश भी करोगे। क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन में तुम्हें जस्ट डाटा दे देते हैं, डिस्टेंस दे देते हैं, जो चार्ज है जैसे पॉइंट चार्ज है, ये है तुमको 5 माइक्रोकूलम और ये है तुमको 2 माइक्रोकूलम। चलिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 5 मिलीमीटर। तो दोनों के बीच में कितना फोर्स रहेगा, व्हाट इज द कूलम फोर्स। तो 5 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 5 mm। तो अब जैसे कि है माइक्रोकूलम का मतलब समझता ही होगा, F इक्वल्स टू क्या होता है, पहले क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखो या K भी लिखो। तो इसका वैल्यू उम्मीद याद कर लिया होगा। तो कितना होगा तुम्हारा, ये सॉल्यूशन तुम्हारा होगा, ये सॉल्यूशन वाला तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, डाटा यहां दे दिए। तो F का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, K का 1/4 का वैल्यू कितना होता है 9 कूलम फोर्स चाहिए हमको। तो दोनों के बीच में कितना होगा डिस्टेंस, के दोनों का चार्ज, माइक्रो का मतलब याद होगा 10⁻⁶, नैनो का मतलब 10⁻⁹, पिको का मतलब 10⁻12 और फेम्टो का मतलब 10⁻50। तो ठीक है, तो उम्मीद है इसे याद होगा। तो इतना कूलम हो गया, बाय क्या होगा तुम्हारा, इतना कूलम बाय R स्क्वायर। तो R को क्या कर लेंगे हम लोग, R जो तुम्हारा सेंटीमीटर में है, R सॉरी मिलीमीटर में है, उसको क्या चीज बदल लेंगे हम लोग, उसको मीटर में बदलना होगा। या मैं R को किस यूनिट में रखा गया यहाँ पर, R है तुम्हारा कितना 5 mm, 5 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर का 1 मिलीमीटर कितना मीटर होगा, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। और ये जो तुम्हारा फोर्स होगा इसका डायरेक्शन को अलग से मेंशन करेंगे। इसको पहले इतना मीटर लिख लिए, इतना क्या हो सकता यूनिट आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, एक तो 5 हो गया, जैसे कि 9 × 5 × 2 × पावर 10⁻12 आ गया तुम्हें, 10⁻³ हो गया पावर। तो -6 -6 बाय दिस वन, तो -3 बाय तुम्हारा क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 × 5 × 10⁻6 होल स्क्वायर था, तो -6 हो गया। ठीक है, एक 5 तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, एक 5 9 × क्या हो गया 18 हो गया,
18/5 दैट्स इक्वल टू 3.6 डिजिट हो गया। और साइंटिफिक नोटेशन रखेंगे तो एक पॉइंट के बाद बताएंगे। अब पावर को रख लेते हैं। आई होप कि डिजिट समझ में आ गया होगा। 5 एक कैंसिल था, 9 into 2 18 बचा, 18/8 5 बच गया, दैट इज 3.6। पावर की बात करते हैं। पावर है यहाँ पर ऊपर में कितना पावर आया हुआ है -3, नीचे में कितना पावर है -6। ये पावर जब जाएगा तो -6 + 6 बन जाएगा, और 6 - 3 कितना होगा +3, तो दैट्स इक्वल टू 10³ न्यूटन। तो ये तुम्हारा आई होप कि शायद समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन। इतना आंसर, इतना न्यूटन आ गया तुम्हारा। और ये न्यूटन के बाद क्या होगा, इसमें डायरेक्शन का मेंशन कर देते हैं या तो दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या हो रहा है, ये रिपेल कर रहा होगा, और दोनों क्या हो रहा है, रिपेल। ये मैग्नीट्यूड की बात होगी, और डायरेक्शन की बात करें तो रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। तो ये क्या कर रहा है, दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन कर रहा है, मतलब रिपेल का आपकी इसको पॉजिटिव चार्ज है ये इधर के रिपेल कर रहा होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अटैक करता। तो दैट्स व्हाई वैसे मेंशन कर दिया स्केलर फॉर्म, जैसे मैंने भी कहा था कि आप स्केलर फॉर्म में ही कर लीजिए, काम कर लीजिए। और 5 मिलीमीटर का ये तुम्हारा डिस्टेंस था, 5 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब 10 - 6 कूलम। 1 नैनोकूलम का मतलब 10 - 9 कूलम होता है, और 1 पिको कूलम रहा अगर तो 10 - 12 कूलम। ये 10 समझ में आ गया होगा। मिली का मतलब समझ ही रहे हो, 1 मिली कूलम का मतलब 10 - 3 कूलम, या मिलीमीटर का मतलब ये जो तुम्हारा डिस्टेंस वगैरह में देगा तो ये तुम याद कर लो, माइक्रो मिली। और ऐसे कहा जाए कि दो चार्ज को एक दूसरे के से जैसे कि डिस्टेंस 10 - 14 मीटर में रख दिया गया, 10 - 14 मीटर के डिस्टेंस पे, तो व्हाट शुड बी लोएस्ट पॉसिबल कूलम फोर्स। दो चार्ज जिसको कि रख दिया गया एक पर्टिकुलर सेपरेशन पर, तो लोएस्ट चार्ज पॉसिबल क्या हो सकता है। तो लोएस्ट चार्ज आपने दिया ही नहीं और फोर्स पूछा जा रहा है, इसको क्या कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड यूज किया जा रहा है, द लोएस्ट पॉसिबल फोर्सेज। तो देखिए कोई भी लोएस्ट पॉसिबल जब फोर्स, ये डिस्टेंस आपने मेंशन ही कर दिया कुछ भी, तो लोएस्ट पॉसिबल अगर फोर्स की बात करेगा तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आप चार्ज को लोएस्ट रखिए, और क्वांटाइजेशन चार्ज में हमने कहा था कि चार्ज लोएस्ट पॉसिबल चार्ज क्या होता है, E = 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। एक तुम्हारा ऐसे बुक में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि लोएस्ट पॉसिबल फोर्स पूछा गया है, तो उसमें 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रख दीजिए, आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जहां पर अगर कोई सर्किल में घूमने की बात करें तो जो फोर्स है, इसके फोर्स जैसे कि मान लेते हैं एक जो एटम का मॉडल है हमारा, एटम का मॉडल का जो क्वेश्चन वगैरह में जैसे तुमको हिट करें, तो एक मान लेते हैं कि प्रोटॉन है, यहाँ पर रहता है एक ही या प्रोटॉन, जितने भी 1 हो 10 हो 5 हो, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, जैसे हाइड्रोजन का तुम्हारा मॉडल होता है, और एक रेडियस है, हाइड्रोजन का एटम का रेडियस होता है मतलब 0.53 एंगस्ट्रॉम का है, या 53 पिकोमीटर। तो जो भी रेडियस हो, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में के लिए कूलम फोर्स लग रहा है, तो ये इसी के कारण से ये घूमता है। तो कूलम फोर्स जो तुम्हारा आ गया 1/4πε, और दोनों पे चार्ज तो सेम है, दोनों पे एक ही प्रोटॉन हाइड्रोजन मॉडल है, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया, एंड इसका तैयार कर देते हैं हम लोग। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने हिंट कर दिया कि अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है दैट्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह आप ट्रीट कीजिए इस फोर्स को, जो एटम के मॉडल में भी ऐसा होता है, जो एटम का मॉडल है उसमें भी यही होता है। तो अगर एक चार्ज है, एक पेयर ऑफ चार्ज है, तो उसके कारण तो हमने फोर्स के बारे में कुछ हिंट किया, एक आध एग्जांपल तुम्हें बना दिए, और इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में है, और जैसे कि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कंपेयर करने, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ग्रेविटी फोर्स की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप गौर करेंगे तो जी का वैल्यू होता है 10, अभी तुरंत लिखे थे 6.67 × 10⁻11 असाइनमेंट में, और तुम्हारा के जो होता है 9 × 10⁻9 ये असाइनमेंट में होता है, मैंने जो यूनिट है तुम्हारा। तो ये जो तुम्हारा होता है दोनों, ये देखो कितना गुना का अंतर, 10⁻20 टाइम्स का डिफरेंस था, 10⁻20 टाइम्स जब डिफरेंस जाता है, दोनों का फोर्स जो होता है बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कौन फोर्स ज्यादा बड़ा होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज, हम लोग जो देखते हैं इट इज मच लार्जर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अक्सर हम लोग जैसे यहाँ पर जो एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन बना रहे हैं एटम के मॉडल में, तो एटम के मॉडल में जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर फोर्स की, तो जाहिर है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास भी है, लेकिन हम लोग जब वर्क कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर ही कर लेते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने भी कहा कि आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगा हुआ था ना, दैट्स इक्वल टू mv², तो इस डिस्कशन में हमने क्या कर दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर ही कर दिया, कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हो ही नहीं। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स के तुलना में ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू काफी कम होता है, तो उसको नहीं भी डिस्कशन में आप लेंगे तो कोई जो वैल्यू है प्रैक्टिकली उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स को जो है, जो कि डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत बड़ा होता है जिसके कंपेरिजन में, ग्रेविटेशन की तुलना में, और इसलिए अक्सर उसको क्या कर दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, बशर्ते कि मासेस बहुत बड़े में दे दिए जाए। तो इस प्रकार हम लोग किस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं समझ में आया होगा। तो ये जो तुम्हारा एक चार्ज का तो मैंने चर्चा कर दिया, और तुम्हारा अब की क्लास का ये जो क्लास होगा तुम्हारा, तुम चाहे इन सबों का जो टॉपिक है, और इसके बाद का तुम्हारा क्लास होगा इसमें मल्टीपल चार्जेस के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल चार्जेस में क्या फोर्सेज लगते हैं, बहुत से चार्ज है जिसका वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, तो जो कि तुम्हारा वेक्टर वगैरह के बारे में, जिसको रिजॉल्व वेक्टर का एडिशन करके कैसे, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, इन सबों के बारे में, या बहुत से फोर्सेज हैं तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज के द्वारा भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को ऐड करके आधार पर उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट लेके भी ऐड कर सकते हैं। जो क्लास 11 में स्केलर एंड वेक्टर का तुमको देखा होगा, लॉ ऑफ एडिशन का दो लॉ है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, या लॉ एडिशन के लिए रिजोल्यूशन करके वेक्टर को पढ़िए। तो तुम देखोगे अगर तुम्हें नहीं जानकारी है इसका, तो फिर से तुमको जरूरत पड़ेगी इसकी, तो वेक्टर को जाएगा भी तुम्हारा राइट के ऐप पर तुमको जो है वेक्टर एडिशन का दिया हुआ है, तुम्हारा वीडियो दिया हुआ है, तुम उसको एक बार वॉच कर सकते हो। उस पर वॉच करके इसको जो तुम्हारा जो बेसिक है, जो कि नेक्स्ट क्लास में तुम्हें काम आएगा, एक चार्ज अगर एक पेयर ऑफ चार्जेस है तो आपको उसमें वेक्टर एडिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि फोर्स वेक्टर पॉइंट है, अगर एक से ज्यादा फोर्स लगे, जैसे एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर, तो इस पर फोर्स निकालना है, इस पर यहाँ पर भी एक चार्ज रख दिया, यहाँ पर भी एक चार्ज है, यहाँ पर भी एक चार्ज है, सबका रिजल्टेंट जो होगा इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो सबका जो रिजल्टेंट वो इसका आंसर होगा। तो नाउ you have required to add that 3, 4, 5 forces together. In this case, law of addition of vectors, that is triangle law, parallelogram law, or addition by resolution of vectors, these are required. तो इसी स्थिति में तुमको इन समूह का जानकारी होना चाहिए, तभी आप मल्टीपल चार्जेस को क्या कर पाएंगे, मल्टीपल जो फोर्सेज हैं उसको ऐड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इस लेक्चर में तुमको जो पढ़ा होगा, इसमें बेसिक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया, और कूलम्ब्स लॉ जो कि एक है, मतलब वन मतलब पेयर के लिए पढ़ाया, जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और एक आध एग्जांपल हमने दे दिया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बुक से भी तुम इसको बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट लेक्चर में तुमको मल्टीपल चार्जेस के बारे में बताएंगे, उसमें फोर्स कैसे लगता है, लॉ ऑफ एडिशन। अगर इस बीच में तुम लोग अगर जिसको नहीं जानकारी है, तो लॉ ऑफ एडिशन जो होता है उसका तुम लेक्चर भी देख सकते हो, या जहां से भी जो तुम्हें पढ़ा होगा उसके आधार पर उसको डिवाइड कर लो। तो इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा।